हेलो बच्चों। तो कंप्यूटर ओवरव्यू में हम लोगों ने बात किया था फंडामेंटल्स के बारे में। कुछ टर्म्स जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होता है उसके बारे में हम लोग देखे थे। तो अब चलो जो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है उसमें हम लोग बढ़ते हैं और वो है सॉफ्टवेयर कंसेप्ट्स। इसके बारे में कुछ बातें हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं। सॉफ्टवेयर होता क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स के बारे में हम लोग देखे थे और कुछ बेसिक चीजें उनके बारे में हम लोग जाने थे। उसी चीज को हम लोग वहां से आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा तुम लोगों को हम बता चुके थे पिछले चैप्टर में ही कि कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर के बना हुआ है। हार्डवेयर से हमारा मतलब जो टैंजिबल डिवाइसेस है, जिनको हम लोग देख पाते हैं, जिनको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो वो सब हार्डवेयर डिवाइस हो गए, जैसे मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस जो हैं वो हो गए। और सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को चलाने में काम में आए, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको छू नहीं सकते हैं, हाँ उसका उपयोग किया जा सकता है। तो बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर का कोई एक्सिस्टेंस नहीं है, वो केवल एक डब्बे की तरह है। अगर किसी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो सिंपली एक कबाड़ है, एक डब्बा है। जैसे हम कह सकते हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग विदाउट ब्रेन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जितना हार्डवेयर का इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर सिस्टम में, है ना, उतना ही या हम कहें कि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? तो अगर हम लोग उसका बेसिक चीज देखें तो इसका शुरुआत होता है प्रोग्राम से। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर का आईक्यू लेवल 0 है, उसका आईक्यू कुछ है नहीं। सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर इसमें नहीं है, कोई डिसीजन ये खुद से ले नहीं सकता है। तो इससे काम लेने के लिए हमको हर एक इंस्ट्रक्शन इसको देना पड़ता है। एकदम छोटा से छोटा भी कोई काम अगर कराना है तो उसके लिए हम लोगों को उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, निर्देश देना पड़ेगा। और जितना हम लोग निर्देश देंगे ये एग्जैक्टली उतना ही काम करेगा। तो हम लोग निर्देश देते कैसे हैं? तो हम लोग निर्देश उसको देते हैं कमांड्स के रूप में, इंस्ट्रक्शंस के रूप में। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अगर एक प्रॉपर सीक्वेंस में रखा जाए तो उसको हम लोग कहते हैं भाई एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम कैन बी डिफाइंड एज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड इंस्ट्रक्शंस या इंस्ट्रक्शंस इन अ डेफिनेट सीक्वेंस या डेफिनेट ऑर्डर, वो कह सकते हैं। तो अगर मान लो कि बहुत सारे प्रोग्राम, इंटर रिलेटेड प्रोग्राम का अगर हम कलेक्शन लें जो कि किसी खास उद्देश्य के लिए हम लोग बना रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर से आप कोई काम नहीं करवा सकते हो। हम लोग जैसे मोबाइल में, जो मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है स्मार्टफोन का, ज्यादा पॉपुलर अभी क्या है, तो एंड्रॉयड क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हम लोग कुछ अलग अलग एप्स यूज करते हैं। अब एप्स उसको शॉर्ट में कह रहे हैं, जनरली वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे तुम लोग एडोब रीडर यूज करते होगे पीडीएफ फाइल को पढ़ने के लिए, कोई मीडिया प्लेयर यूज करते होगे, जैसे मान लो एमएक्स प्लेयर एक एग्जांपल है ना, जिसमें हम लोग वीडियो प्ले करते हैं, तो वो भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है, ऐप है। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अलग अलग कामों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। तो वो बनाने के लिए जरूरत पड़ता है प्रोग्राम का। तो सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोग चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग पिछले चैप्टर में भी बात किए थे कि भाई सॉफ्टवेयर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। क्या क्या? तो दैट कैन बी, वन ऑफ देम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो पहला हम लोग आते हैं कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होगा, किसको किसको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि हम लोग ये कह सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका रिक्वायरमेंट होता है हम लोगों को सिस्टम को रन कराने, ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका रिक्वायरमेंट सिस्टम को रन कराने में होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो कि कंप्यूटर्स के हार्डवेयर को गवर्न करता, गाइड करता है, ताकि और अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं वो उस सिस्टम पर रन कर सके, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग उसी रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि इट इज स्पेशली डिजाइन्ड सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर and helps application softwares to run properly। तो अब सवाल उठता है कि कौन कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होगा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा। तो देखो ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन का बात है, थोड़ा सा ध्यान देने का बात है कि अगर हम किसी सॉफ्टवेयर के बारे में देख रहे हैं कि भाई वो सिस्टम को रन कराने के लिए जरूरी है, आवश्यक है, बिना उसके सिस्टम रन नहीं करेगा, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरी में आएगा। और इसका एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है और वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि इसके अलावा और भी होगा। तो हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन कौन से कैटेगरी में बांट सकते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम, then language processors, then utility softwares, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हो गया, एंड फाइनली डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, तो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हो गए सिस्टम सॉफ्टवेयर्स के। सबका अपना अपना रोल होगा, सबका अपना अपना काम होगा, हर एक इसमें से कोई खास काम को परफॉर्म करता होगा। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले चैप्टर में भी लिए थे कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग कह सकते हैं कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर यूजर अपने काम को पूरा करता है, अपने प्रोग्राम को रन करा सकता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि एज अ सेक्रेटरी वर्क कर रहा होता है ना, कि कंप्यूटर को क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब काम करना है, तो ये सारा चीज डिसाइड करने का काम होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये सबको इंस्ट्रक्ट करेगा कि कैसे कैसे किसी पर्टिकुलर जॉब जो उसको असाइन किया गया है उसको वो कैसे पूरा करे। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि वो सारा चीज को गवर्न करेगा, सारा चीज को डायरेक्ट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पर यूजर जो है अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को रन कर सके। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जैसा हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी प्रोग्राम हम लोग कहते हैं एग्जीक्यूशन में है, रन कर रहा है, वो तभी रन कर सकता है, तभी एग्जीक्यूट हो सकता है जब वो मेन मेमोरी में आए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेन मेमोरी में लाना पड़ेगा एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए। और इस प्रोसेस को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको नाम हम लोग देते हैं बूटिंग का, बूटिंग। ठीक है, अगर
शॉर्ट में अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि बूटिंग किसको कहते हैं, तो इसका एक लाइन में हम लोग आंसर कर सकते हैं कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली मेन मेमोरी में जो लाने का प्रोसेस है ये कहलाता है बूटिंग है। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स में होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो किस तरह से होता है, क्या क्या स्टेप्स इसमें फॉलो होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तुम गौर किए होगे, अगर किन्हीं के पास सिस्टम है या कभी कोई और जगह भी सिस्टम यूज किए होगे, या हम लोग मोबाइल ही मान लो अगर स्विच ऑफ करे हुए रहते हैं और बाद में जब ऑन करते हैं तो जैसे ही ऑन करते हैं तुरंत पे वो काम करने लायक नहीं हो जाता है, थोड़ा समय लेता है ना। तो वो समय क्यों लेता है, तो वही कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को उस समय मेमोरी में ला रहा होता है, तो उसमें कुछ समय लगता है। तो वही जो प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लाने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग कह रहे हैं बूटिंग है। तो इसमें होता क्या क्या है भाई, ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। तो सबसे पहला काम इसमें क्या होता है कि जैसे ही हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये एक टेस्ट परफॉर्म करता है जिसको कि हम लोग पोस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम एक टेस्ट परफॉर्म करता है, इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट का फुल फॉर्म है। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जनरली क्या है, जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ये पोस्ट परफॉर्म होता है और ये मेनली डायग्नोस्टिक टेस्ट है। डायग्नोस्टिक मतलब जांच, किसका जांच, कि भाई कंप्यूटर्स में जितने भी पेरिफेरल्स हैं वो सब सही तरीके से कनेक्टेड हैं कि नहीं, उनका स्टेटस क्या है। जितने भी डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं वो सब में सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं, सही तरह से कनेक्टेड हैं कि नहीं, ये वो परफॉर्म करता है। तुम देख रहे होगे कि जैसे ही कंप्यूटर ऑन करते होगे तो तुम्हारा मॉनिटर में जलता है लाइट, एक बार कीबोर्ड में कहीं पर लाइट ब्लिंक करता है। ठीक है, तो इसी तरह वो डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करता है इंटीग्रिटी चेक करने के लिए कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं, सीपीयू हैं, रैम हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, तो वो सब सही तरीके से करेक्ट वे में कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं या नहीं। अगर जुड़े हुए तो ठीक है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो कि किसी कंपोनेंट में फॉल्ट है, सही तरह से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो क्या करेगा कि एक एरर मैसेज वो जनरेट करेगा। तो पहला स्टेप यही कि कंप्यूटर जैसे ही ऑन करेंगे तो सबसे पहले ये टेस्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद सेकेंड टेस्ट में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि एक चिप जिसको कि हम लोग रोम बायोस कहते हैं। रोम हो गया रीड ओनली मेमोरी, और बायोस का हम एक बार और बता चुके हैं बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। ये रीड ओनली मेमोरी और बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। तो रोम चिप जो है, एक चिप जिसको कि रोम बायोस कहते हैं, वो रीड होता है और एग्जीक्यूट होता है। ये चिप रोम बायोस ये रीड होगा और एग्जीक्यूट होगा। बेसिक इनपुट बायोस के बारे में हम तुमको बताए थे कि ये प्री रिटन प्रोग्राम है जो कि वो कंपनी के द्वारा पहले से इंस्टॉल किया हुआ रहता है, डाला हुआ रहता है कंप्यूटर सिस्टम में, कि वो जो सिस्टम है उसको रन करने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा उसमें रहता है। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है कि एक सर्च परफॉर्म होता है फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स।
सबसे पहले पोस्ट, रॉम बायोस का एग्जीक्यूशन, रीड हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, फिर एक चेक परफॉर्म होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है कहां पर। तो चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स फाइल्स ऑन द डिस्क। ठीक है, जो तुम्हारा सिस्टम का डिस्क है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है कहां पर, यह चेक परफॉर्म होगा। अगर उसको कहीं नहीं मिला, हार्ड डिस्क में कहीं भी उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल अगर नहीं मिला, तब वो एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा, नन सिस्टम डिस्क। ठीक है, नन सिस्टम डिस्क या फिर डिस्क एरर, ये मैसेज वो जनरेट कर देगा। लेकिन अगर मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल किसी ड्राइव पर मिल गया, जनरली तुम देखोगे कि लैपटॉप में अगर माई कंप्यूटर ऑन खोलोगे, ओपन करोगे, डबल क्लिक कर दोगे माई कंप्यूटर वाले आइकन पे, तो तुम्हारा डिस्क देखोगे अलग अलग पार्टीशंस में बटा हुआ रहेगा। पार्टीशंस मतलब जैसे तुम देखोगे कि सी है, डी है, ई है, इस तरह से। तो अगर मान लो सी, डी और ई है, मतलब तुम्हारा हार्ड डिस्क का 3 पार्टीशन किया हुआ है। और जनरली क्या होता है कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये तुम्हारा ड्राइव सी में रहता है। ठीक है, और जितना भी हम लोग सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं वो सब ड्राइव सी में ही आता है। तो कहने का मतलब ये कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल उसको किसी ड्राइव में मिल गया तो उसका सबसे पहला सेक्टर वो एग्जीक्यूट करता है, जिसको कि हम लोग बूट सेक्टर या MBR कहते हैं। कि इफ OS फाइल्स आर फाउंड, तो इट्स फर्स्ट सेक्टर विच इज कॉल्ड या तो MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला सेक्टर MBR या बूट सेक्टर वो रीड किया जाता है, इज रीड। ठीक है, और जो देखता है कि एक्टिव पार्टीशन मेरा कौन सा है। एक्टिव पार्टीशन मतलब पार्टीशन जो तुमको भी हम बताया कि जैसे सी, डी, ई ये सब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब वो पार्टीशन किया हुआ है। तो एक्टिव पार्टीशंस को वो चुनता है, देखता है कहां पर है, और फिर वहां से लोड करता है सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड एंड लोड सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड फ्रॉम एक्टिव पार्टीशन। ठीक है, तब वो सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड को लोड करता है। ठीक है, अब क्या करेगा, ये सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड जो है तब लोड करता है और रन करता है बूट लोडर प्रोग्राम। ये जो सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड वो लोड किया, अब इसका काम है कि ये तुम्हारा रन का लोड करता है और रन करता है ना, किसको, तो बूट लोडर प्रोग्राम को। इसको यहीं पर हम ले आते हैं कि दिस नाउ लोड्स एंड रन्स बूट लोडर प्रोग्राम। बूट लोडर प्रोग्राम कौन लोड करेगा और रन करेगा, तो ये सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड, ये तुम्हारा बूट लोडर प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में और रन करेगा। तो बूट लोडर प्रोग्राम क्या होता है, तो ये एक
हम लोग कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक प्रोग्राम है। मतलब हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अलग बूट लोडर प्रोग्राम होता है। जैसे विंडोज एनटी का अलग होगा, विंडोज 10 का अलग होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का अलग होगा, है ना। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना अपना बूट लोडर प्रोग्राम होगा जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली मेन मेमोरी में लोड कर देगा। तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस हुए बूटिंग के। तो एक बार हम शॉर्ट में रिपीट कर देते हैं कि बूटिंग क्या हो गया। तो बूटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेसफुली लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू मेन मेमोरी। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बूटिंग जो है एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। कैसे होता है, तो ये सब डिफरेंट स्टेजेस है। जैसे ही हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले वो पोस्ट परफॉर्म करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, जो कि हम तुमको क्या कहे कि एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसमें ये अपने इंटीग्रिटी को देखता है। इंटीग्रिटी कहने का मतलब कि इसके सारे कंपोनेंट्स सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इफ एवरीथिंग इज ओके देन इट्स ऑल राइट। अगर मान लो कि कोई कंपोनेंट सही तरह से नहीं काम कर रहा है, कोई फॉल्ट है, तो वो एरर मैसेज जनरेट करेगा। सेकेंड स्टेप में एक चिप हम बोले जिसको कि रोम बायोस कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी और बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज। वो चिप रीड होता है और एग्जीक्यूट होता है। देन वो चेक परफॉर्म करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल हमारा कहां पर है। अगर उसको सिस्टम में डिस्क में कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल नहीं मिलता है तो वो एक एरर मैसेज जनरेट करेगा, नॉन सिस्टम डिस्क और डिस्क एरर, ये मैसेज आएगा। लेकिन अगर उसको ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल मिला तो जैसा कि हम कहें वो सबसे पहले उसका क्या करेगा, तो फर्स्ट सेक्टर जिसको कि मास्टर बूट रिकॉर्ड या बूट सेक्टर कहेंगे उसको वो रीड करेगा और सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड को एक्टिव पार्टीशन में लोड करेगा। अब ये जो सेकेंडरी बूट रिकॉर्ड है ये क्या करेगा कि बूट लोडर प्रोग्राम को लोड करेगा मेमोरी में और रन करेगा। मतलब तब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा सक्सेसफुली जो है मेन मेमोरी में आ जाएगा और तब तुम्हारा सिस्टम तैयार हो जाएगा किसी भी काम को करने के लिए। तो यही सब स्टेजेस के चलते जैसे ही हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो थोड़ा समय लगता है कंप्यूटर को प्रिपेयर होने में किसी वर्क को परफॉर्म करने के लिए। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े। ये जो बूटिंग है इसको भी हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। दो तरह से बूट होता है कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ बूटिंग। तो दो तरह का बूटिंग प्रोसेस हो सकता है कि उसको हम लोग क्या क्या कहेंगे। तो एक कहलाता है कोल्ड बूटिंग एंड नेक्स्ट वन इज कॉल्ड वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। तो कोल्ड बूटिंग किसको कहेंगे भाई? तो कोल्ड बूटिंग हम लोग कहेंगे जब हम लोग कंप्यूटर फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, मतलब एवरी टाइम जब कंप्यूटर हमारा ऑफ है, स्विच्ड ऑफ है और हम जब उसको यूज करने के लिए ऑन करते हैं तब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का जो प्रोसेस होता है मेमोरी में, ये हमारा कहलाता है कोल्ड बूटिंग है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई फाइल मान लो कभी ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम हैंग कर जाए या कोई चीज मेमोरी में स्टक कर जाए, तो कोल्ड बूटिंग में ये एडवांटेज है कि वो उसको फ्री कर देता है, उसको हटा देता है मेमोरी से। ठीक है। नेक्स्ट वार्म बूटिंग में अगर आए, वार्म बूटिंग किसको कहते हैं? तो वार्म बूटिंग कहेंगे कि जब हम लोग कंप्यूटर पर जब काम कर रहे हैं और एट दैट इंस्टेंट हम लोग कंप्यूटर को रीसेट कर दें, कंप्यूटर को हम लोग रीसेट कर दें, तब जो हमारा बूटिंग होगा वो कहलाएगा वार्म बूटिंग है। तो दोनों में अंतर क्या है भाई? तो
तो वार्म बूटिंग में क्या होगा कि वो जो पोस्ट वगैरह या जो चेक परफॉर्म होता है, इंटीग्रिटी चेक परफॉर्म होता है, वो तुम्हारा वार्म बूटिंग में नहीं होगा, वो स्टेप स्किप कर जाएगा ये, ठीक है। और एक इसमें होगा कि अगर कोई मान लो मेमोरी में कोई चीज स्टक किया हुआ है, फंसा हुआ है, तो वार्म बूटिंग में वो रिलीज नहीं होता है, जबकि कोल्ड बूटिंग में वो रिलीज हो जाता है। इसीलिए हम लोग जनरली सिस्टम को स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो हमारा कभी कभी कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है जो सही हो जाता है, ठीक है। तो वार्म बूटिंग और कोल्ड बूटिंग में यही डिफरेंस है। कोल्ड बूटिंग जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं, स्विच ऑफ रहता है, ऑन करते हैं, तब जो हमारा पोस्ट वगैरह परफॉर्म होता है और तब ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में आता है, वो कोल्ड बूटिंग हुआ। वार्म बूटिंग हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, मतलब कंप्यूटर ऑलरेडी रन कर रहा है और हम लोग उसको रीसेट करते हैं, रीसेट बटन क्लिक करते हैं, या कंट्रोल ऑल्ट डेल, इससे भी होता है कि कंट्रोल बटन, ऑल्ट बटन और डेल बटन, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर प्रेस कर दें तो भी वो रीस्टार्ट होता है। तो ये कहलाता है वार्म बूटिंग। इसमें वो पोस्ट टेस्ट वगैरह परफॉर्म नहीं होता है, वो स्टेज स्किप हो जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रिपीटेडली, मैंने सेकेंड टाइम वो मेन मेमोरी में लोड होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ये तो चलिए बात हो गई टाइप्स ऑफ बूटिंग के बारे में। अब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूजर इंटरफेस दो तरह का होता है, उस पर भी हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी कि यूजर इंटरफेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस लिख देते हैं। तो यूजर इंटरफेस से हमारा मतलब है जो इन्वायरमेंट यूजर को प्रोवाइड किया गया है काम करने के लिए, किस तरह से वो काम परफॉर्म कर रहा है अपना। तो जनरली दो तरह का यूजर इंटरफेस होता है जिस पर यूजर काम करते हैं। एक कहलाता है CUI, जिसको कि हम लोग कमांड यूजर इंटरफेस कहेंगे। अब जैसा कि नाम से तुमको पता चल रहा होगा कि इसमें कोई भी काम अगर हमको कंप्यूटर से कराना है, लेना है, तो उसके लिए हम लोगों को कमांड टाइप करना होगा इंस्ट्रक्शन देने के लिए। हर एक पर्टिकुलर काम का कोई पर्टिकुलर कमांड होगा और वो हम लोग जब देंगे तब जाकर के वो काम पूरा होगा, ठीक है। तो वो CUI होगी। नेक्स्ट जो है, जो अब यूज होता है, ये सब पुराने समय की बातें हैं, अब जो यूज होता है वो है GUI, जिसको कि हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास ग्राफिकल सिंबल्स, आइकन्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। ग्राफिकल सिंबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइकन्स वगैरह हमारे स्क्रीन में विजिबल रहते हैं और उनको क्लिक करके हम लोग बहुत सारा काम परफॉर्म कर लेते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप, क्लिक, डबल क्लिक, ये सब करके राइट क्लिक, तो उससे फिर हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस भी आते हैं। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आज के समय में यूज होता है। कमांड यूजर इंटरफेस बहुत कम, रेयर जगह पर यूज होता है। तो ये तो चलिए बात हो गया यूजर इंटरफेस के बारे में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, देखो कुछ अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल हैं। उनके नेचर ऑफ वर्क्स और नंबर ऑफ यूजर्स जिनको वो सपोर्ट कर रहा होता है उस आधार पर, या नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एट अ टाइम एक्टिव है उस आधार पर, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकेशंस के आधार पर भी होता है। तो कहने का मतलब है कि देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स अवेलेबल। तो कुछ जो उसमें इम्पॉर्टेंट हैं, खास हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लें। तो जिसमें पहला है सिंगल यूजर
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो सिंगल यूजर को फैसिलिटेट करेगा अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब एट अ टाइम इसमें एक ही यूजर काम कर सकते हैं। सिंपल सा बात ये, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पर केवल एक सिंगल यूजर काम कर सकता है एट अ टाइम, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मान लो मोबाइल का हमारा एप्लीकेशन सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। इसमें एक समय में हम लोग कोई एक ही पर्सन काम कर सकते हैं। इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारे मोबाइल पर कोई दूसरा पर्सन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होकर के काम कर ले। ठीक है, डेटा शेयरिंग कर सकते हैं नेटवर्क के थ्रू, लेकिन कोई दूसरा पर्सन इसके रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकता है। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग कह सकते हैं कि दो कैटेगरी में बांट दें। एक हो जाएगा सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिंगल यूजर तो है ही और एट अ टाइम कोई एक ही एप्लीकेशन रन कर सकता है, कोई एक ही चीज एक समय में हो सकता है। और दूसरा सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, अब फिर इसके नाम से पता चल रहा है मल्टीटास्किंग कह रहे हैं, तो इसका मतलब एक यूजर को तो ये सपोर्ट कर रहा है क्योंकि सिंगल यूजर है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऐसे एक्चुअली हमको इसको कहना चाहिए था। तो सिंगल यूजर को तो ये सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक से ज्यादा टास्क एट अ टाइम ये परफॉर्म कर सकता है, उसको सपोर्ट कर रहा है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लो अगर हम लोग सिस्टम पर काम कर रहे होते हैं लैपटॉप में जिसमें कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो एट द सेम टाइम हम लोग किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हो वर्ड प्रोसेसर पर, एट द सेम टाइम हम लोग गाना सुन रहे हो, उसी समय जिस समय काम कर रहे हो सकता है बहुत बार हम लोग ऐसा करते हैं कोई गाना सुनते हुए काम कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो गाना सुनते हुए हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि दो चीज एक साथ हो रहा है। एक तो सॉन्ग्स भी सुन रहे हैं और दूसरा डॉक्यूमेंट पर काम भी कर रहे हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि उसी समय किसी का मेल आ गया, उसका मेल का रिप्लाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को इन दो कैटेगरी में हम बांट दिए। एक सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब सिंगल यूजर सिंगल टास्क, एक यूजर और एक ही टास्क एक समय में चल रहा है। सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, यूजर एक है लेकिन उसका एक से ज्यादा टास्क एक साथ परफॉर्म हो रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। हालांकि अभी टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काफी बातें हमको करनी है, लेकिन वो सब बातें अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।